संवैधानिक व्यवस्था के आधारभूत मूल्यों को स्ट्रेंथन करने के लिए हम कैंपसेस से जुड़े अपने विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कार्य करें। यह हमारा राजीव गांधी स्टडी सर्किल का उद्देश्य है। मैं आज के इस व्याख्यान समागम में माननीय प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी का हृदय से स्वागत करता हूं। अपनी ओर से राजीव गांधी स्टडी सर्किल की राष्ट्रीय इकाई की ओर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में और जो हमारे छात्र सचिव मंडल जो हमारा है उसकी ओर से और अपने चेयरमैन राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माननीय श्री अशोक गहलोत जी की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी को ये बताना चाहूंगा कि हमारी मेंबरशिप जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल की है वो तो हायर एजुकेशन के टीचर्स की है, लेकिन हमारे साथ विद्यार्थी न जुड़े तो हमारा जो उद्देश्य है वही पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी लेबोरेटरी तो विद्यार्थी हैं। NSY के माध्यम से भी हमारा स्थापना के समय संकल्प था कि हम उसके साथ एक ब्रिज अपना रखेंगे, लेकिन फिर आगे चल करके हम लोगों ने अपना भी एक तंत्र इस संदर्भ में डेवलप किया। प्रोफेसर PC व्यास साहब जब नेशनल लेवल पे इस काम को देखते थे तो विद्यार्थी सचिवों की नियुक्ति शुरू की गई राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे, जिलों में, और कैंपसेस को भी कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी जगहों पे हमारे विद्यार्थी सचिव हैं। तो ये विद्यार्थी सचिव एक तरह से ब्रिज की भूमिका हमारे लिए निभाते हैं कि हम विद्यार्थियों से, कैंपसेस से में जो नई पीढ़ी है उसके साथ हम कनेक्ट हो सकें। तो आज ये श्रृंखला, इससे पहले कई एक कार्यक्रम, कई एक वेबिनार्स हम लोगों ने कराए और अभी राजीव जी की जयंती आने वाली है तो उस पर भी प्रपोज्ड है प्रोग्राम और उनमें भी हम शिरकत चाहेंगे प्रोफेसर लोढ़ा जी की और उसकी सूचनाएं उनको देंगे। लेकिन ये जो श्रृंखला व्याख्यान की चल रही है जिसकी 5वीं कड़ी में आज उनका व्याख्यान नियोजित है, राजीव गांधी जी की विदेश नीति और उसकी तारतम्यता और जो चुनौतियां हैं इस पे बात रखेंगे और उस राजीव गांधी को केंद्र में रखते हुए एक तरह से भारत की समूची जो विदेश नीति की यात्रा है उसके जो समय समय के डेविएशंस है, आज की जो परिस्थितियां हैं वहां तक कनेक्ट करके आप सब विद्यार्थियों को उनके द्वारा, आप सब की इच्छा थी कि इस विषय पर किसी को सुनने को मिले हमें, तो संजय लोढ़ा जी हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करके आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर उन्हें उनका हृदय से इस समागम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं राजीव गांधी स्टडी सर्कल के चेयरमैन श्रीमान अशोक गहलोत साहब का, नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सतीश राय साहब का, प्रोफेसर BM शर्मा और विद्यार्थी मंडल के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मुझे यह आपने अवसर दिया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ कुछ बात कर सकूं। जो विषय आज की चर्चा के लिए तय किया गया है वो है राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति, निरंतरता और परिवर्तनशीलता या कंटिन्यूटी एंड चेंज। इससे पहले कि मैं विषय पर अपनी बात आपके समक्ष रखूं, बहुत ही संक्षेप में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि राजीव गांधी जी के जीवन से संबंधित हमें समझनी चाहिए वो शेयर करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि सक्रिय राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में कप्तान का कार्य कर रहे थे और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उन्हें राजनीति में
उन्होंने प्रवेश लिया, जब बहुत ही अल्पायु में 33 वर्ष की अवस्था में उनके छोटे भाई श्री संजय गांधी, जो कि सक्रिय राजनीति में एक अरसे से थे, एक विमान दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। और उसके पश्चात श्री राजीव गांधी सक्रिय राजनीति में आए। मैं 1980 की बात कर रहा हूं जब श्री संजय गांधी का देहावसान हुआ, और उसके पश्चात 1981 में श्री राजीव गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और लोकसभा में उन्होंने पदार्पण किया। 1982 में, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, श्री राजीव गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। और जो सबसे पहली परीक्षा राजीव गांधी जी के सामने आई वो यह थी कि 1982 में जो भारत में एशियन गेम्स आयोजित किए जाने थे, उसकी पूरी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी को दी गई और बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया। पर इतिहास को साथ ही साथ कुछ और मंजूर था कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी माताश्री तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ 31 अक्टूबर 1984 को। और 31 अक्टूबर 1984 के इंदिरा जी के देहावसान के पश्चात राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। और 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। 20 अगस्त को, आने वाले 20 अगस्त को हम उनका 77वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो उस दृष्टिकोण से यह वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ दिनों पश्चात जब हम उनका 77वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, ऐसी स्थिति में हम उनकी प्रदेश नीति की चर्चा करेंगे। उसी से संबंधित एक और छोटी बात यह है कि दिसंबर 1984 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो लोकसभा चुनाव आयोजित हुए, उसका जो परिणाम आया वो आज तक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी इस प्रकार का परिणाम नहीं आया है। जबकि 542 में से 411 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस को विजयश्री हासिल हुई थी। तो ये एक बहुत ही ब्रीफली मैंने उचित समझा कि उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें आपके समक्ष रखूं। ये बात आप हम जानते हैं कि बहुत ही अल्पायु में 46 वर्ष की अवस्था में 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया था। तो एक परिवार की स्थिति को आप समझें कि जिस परिवार के अंदर 2 भाई थे, एक भाई की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हुई, दूसरे भाई की मृत्यु 46 वर्ष की अवस्था में हुई। दोनों भाई बहुत जब छोटे थे तब उनके पिता श्री फिरोज गांधी का देहावसान, जब फिरोज गांधी स्वयं केवल 47 वर्ष के थे, 1960 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिन परिस्थितियों में उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी का देहावसान हुआ 66 वर्ष की अवस्था में, वो भी आप सब अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो ये एक शॉर्ट बैकग्राउंड मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है हमें इस बात को समझने के लिए कि प्रधानमंत्री बनने के पश्चात राजीव गांधी जी ने किस तरीके से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व के माध्यम से, जिन परिस्थितियों से भारत उस समय गुजर रहा था, एक लीडरशिप दी और भारत को रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पर एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास श्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। जब हम राजीव गांधी जी की विदेश नीति की चर्चा करते हैं तो कुछ बाइनरीज में आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जिनके या जिनको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मैं ये बात आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि इस चर्चा के शीर्षक में उल्लेखित है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ राजीव गांधी, कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो जब से स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का शुभारंभ हुआ है और उसके बाद जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं, राजीव गांधी स्वयं भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। हर प्रधानमंत्री के काल के दौरान एक
चर्चा आवश्यक रूप से जो की जाती है वो उसकी विदेश नीति के स्वरूप को लेकर के है कि उनकी जो विदेश नीति है उसमें कितनी निरंतरता देखने को मिलती है पिछली विदेश नीति की तुलना में, और क्या नयापन या क्या चेंजेस या क्या परिवर्तन उस विदेश नीति में हुए हैं। जब हम राजीव गांधी की विदेश नीति का विश्लेषण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लेवल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, कितनी परिवर्तनशीलता रही और कितनी निरंतरता उनकी विदेश नीति में हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो एक पक्ष हमेशा विदेश नीति के विश्लेषण में विपक्षजन अपने सामने रखते हैं वो ये है कि किसी भी प्रधानमंत्री की विदेश नीति को आंकने के लिए, उसके विश्लेषण के लिए क्या हम ये कहें कि उनकी विदेश नीति रियलिस्ट थी या आइडियलिस्ट थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का आकलन होता है तब भी कुछ विद्वान ये कहते रहते हैं कि वो बहुत बड़े रियलिस्ट थे, कुछ ये कहते हैं नहीं, एसेंशियली ही वाज एन आइडियलिस्ट और भारत की विदेश नीति को एक आदर्श के ढांचे में उन्होंने ढालने का प्रयास किया। तो जब हम राजीव गांधी की विदेश नीति की चर्चा करेंगे तो ये भी एक फैक्टर हमारे लिए रहेगा कि कैन वी रिगार्ड राजीव गांधी as far as his foreign policy is concerned as a realist or was he an idealist। तीसरी बात जो कि इसी संबंध में बाइनरी के रूप में आपके समक्ष रखना चाहूंगा वो ये है कि राजीव गांधी जी की जो विदेश नीति थी, लगभग 5 वर्षों तक जो उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अपना नेतृत्व दिया, तो क्या हम इस विदेश नीति को क्षेत्रवादी कह सकते हैं, रीजनलिस्ट कह सकते हैं, या इसे एक इंटरनेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी के रूप में देखा जाना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके इंटरवेंशंस थे, जो उन्होंने प्रयास किए, तो रीजनलिस्ट वर्सेस इंटरनेशनलिस्ट या रीजनलिस्ट और इंटरनेशनलिस्ट किस रूप में उसे देखा जाना चाहिए। चौथी बात जो कि यहाँ पर चर्चा में मैं समझता हूँ डिस्कस किया जाना चाहिए वो ये है कि क्योंकि कुछ जगह यह पढ़ने को मिलता है कि राजीव गांधी जी का जो प्रधानमंत्री का समय था उसमें डोमेस्टिक पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया और उनको इतना समय नहीं मिला कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सके। तो ये भी एक प्रकार की बाइनरी डोमेस्टिक पॉलिसी वर्सेस फॉरेन पॉलिसी की भी बातचीत की जाती है। और अंतिम जो बाइनरी है राजीव गांधी की विदेश नीति को लेके वो है कि क्या उन्होंने अपनी विदेश नीति के अंदर जो स्थापित मर्यादाएं थी, स्थापित परंपराएं थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि एसेंशियली इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज टिल्टेड टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और द सोशलिस्ट ब्लॉक। क्या भारत की विदेश नीति जो नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में और काफ़ी हद तक शास्त्री जी के ज़माने में सोवियत संघ की तरफ झुकी हुई थी, क्या ये कहा जा सकता है कि राजीव गांधी जी के नेतृत्व में ये जो टिल्ट था, ये जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोवियत यूनियन था, वो कम होकर कहीं ना कहीं एक वेस्ट की तरफ या अमेरिका की तरफ टिल्ट शुरू हुआ। तो ये 5-6 बाइनरीज हैं जिनको की ध्यान में रखते हुए हमें राजीव गांधी जी की विदेश नीति का विश्लेषण करना चाहिए या उसका आकलन करना चाहिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो किसी भी विदेश नीति के आकलन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 31 अक्टूबर 1984 से लेके और 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये जो लगभग 5 वर्ष का उनका कार्यकाल था, इसमें विदेश नीति को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने विदेश नीति का संचालन किया। और इस कॉन्टेक्स्ट में 2 पहलू मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। एक तो उसका डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा उसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था उस समय देश की परिस्थितियां क्या थी। इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन के बाद हम इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत असंतोष देश में था, देश के कई इलाकों में रायट्स हुए थे, लोग अपना डिस्प्लेजर शो कर रहे थे, बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में था। तो एक प्रकार की अशांति की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी देश के अंदर देखने को मिल रही थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट डोमेस्टिक स्तर पर बताया जा सकता है कि भाषा को लेकर दक्षिण भारत के अंदर कुछ बातें चल रही थी कि भाषा को लेकर जो एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश फॉर्मूला
पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत को मिला था, जिसे कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश पहले की गई थी। तो ये भी एक समस्या थी। तीसरी बात जो कि हम जिसके बारे में जानते हैं वो खालिस्तान की समस्या थी, जो पंजाब में बहुत ज्यादा फैली हुई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समस्या को डील करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो समस्या पूरी तरीके से हल नहीं हुई थी। उस समय भी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो खालिस्तान की समस्या काफी प्रॉब्लमेटिक थी, अंदर अशांति देखने को मिल रही थी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो थे वहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट्स की समस्या थी, नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर आइडेंटिटी को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स थी। बंगाल के अंदर आप देखें तो गोरखालैंड की मांग काफी जोरों से आगे चल रही थी और उसको लेके भी एजिटेशन बंगाल के अंदर हो रहे थे। और उससे भी एक गंभीर समस्या यह थी कि कई जगह पर जो स्टेट्स थे, राज्य हमारे यहाँ जो थे, उस फेडरल स्ट्रक्चर को लेके बड़े असर्टिव थे कि राज्यों को फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उनको ज्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए, शक्तियां मिलनी चाहिए। तो ये एक डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और उनके सामने ये एक बड़ी समस्या थी कि कैसे इस डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट को वो एक उचित डोमेस्टिक पॉलिसी के माध्यम से हैंडल कर सके। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस करने की बात कही थी वो था इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में उस समय क्या हो रहा था। यदि हम 1980 के दशक को अपने जहन में लेकर आते हैं तो यह स्वीकार किया जाता था कि 1980 का जो दशक था वो लगभग शुरू के जो 7-8 वर्ष थे 1980 के दशक के, वो विश्व राजनीति में उस समय शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। विशेषकर अफगानिस्तान की समस्या को लेकर, कंपूचिया की समस्या को लेकर, पैलेस्टीन की समस्या को लेकर, ईरान इराक युद्ध को लेकर, लिबिया को लेकर, और खास पर जिस तरीके से आर्मामेंटेशन और न्यूक्लियर रेस अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हो रही थी, तो ये सारे ऐसे इश्यूज थे जिससे कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। ऐसे समय में देश की विदेश नीति का संचालन करना, जब यह माना जाता था कि यदि आप वापस से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक स्थिति थी, जबकि यह कहा जाता था, जॉर्ज कैनन जो उस समय अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यह कहते थे कि ही हु इज नॉट विद अस इज अगेंस्ट अस, यानी वो देश जो कि अमेरिका के साथ नहीं है वो अमेरिका के खिलाफ है। उसी प्रकार की बातचीत 1980 के दशक में भी हो रही थी, क्योंकि शीत युद्ध बहुत ही ज्वलंत उस समय हो गया था। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे बाइपोलरिटी के माध्यम से, द्विध्रुवीयता के माध्यम से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था जिसकी शुरुआत नेहरू के नेतृत्व में हुई थी, कैसे उस बाइपोलरिटी के संदर्भ में विश्व को अधिक से अधिक पीसफुल बनाया जा सके, कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सके, यह भी एक इंटरनेशनल चुनौती थी। दूसरा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु उस समय उभर कर आया था वो टेररिज्म का था, आतंकवाद का था। हम बहुत लंबे अरसे से खालिस्तान की मांग को लेकर टेररिज्म का सामना कर रहे थे, पर उसके साथ ही साथ यह भी बात उस समय तक स्थापित हो गई थी कि दक्षिण एशिया के अंदर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमको देखने को मिल रहा था, जहाँ की कुछ हमारे पड़ोसी देश भारत के खिलाफ टेररिज्म को फैलाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको कि उन्होंने पैटर्नाइज कर रखा था। तो टेररिज्म भी एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे कि भारत विशेष रूप से उस समय अफेक्टेड था। अब तो आप और हम जानते हैं कि पूरा विश्व टेररिज्म से अफेक्टेड है। तीसरी बात जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए कि दक्षिण एशिया के अंदर एक न्यूक्लियर रेस का आभास हो रहा था। जिस तरीके से पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, विशेषकर चीन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था न्यूक्लियराइजेशन के अंदर, वो भी एक चुनौती हमारे लिए इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में थी। चौथी बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में जिस तरीके से टेररिज्म और जो कन्फ्रंटेशन एक लंबे अरसे से 70 के दशक से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हो रहा था, वो भी एक बड़ी चुनौती हमारे लिए भी थी। बांग्लादेश से जो एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही थी वो शरणार्थियों की समस्या थी। बड़ी संख्या में 1970 से लेके 1980 के दशक तक
बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से शरणार्थी असम के अंदर, बंगाल के अंदर और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर आके वो स्थापित हो गए थे। तमिल समस्या को लेकर श्रीलंका के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं थे। जिस तरीके से श्रीलंका के जाफना प्रांत में तमिल के खिलाफ वहां की सरकार एक्शन ले रही थी, उससे हमारे देश की आंतरिक राजनीति भी प्रभावित हो रही थी। और इन सब के साथ ही साथ चीन जिस तरीके से उत्तर पूर्व भारत के अंदर दखलंदाजी कर रहा था, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, ये वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था जिसमें कि श्री राजीव गांधी को अपनी विदेश नीति का संचालन करना था। इन सब के बावजूद जो सबसे पहली बात राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कही थी, वो यह थी कि वो भारत को इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना चाहते हैं। और उसमें विदेश नीति का एक बहुत बड़ा रोल था, यह उनकी दृढ़ मान्यता थी। क्या प्रमुख एक्शन राजीव गांधी जी के द्वारा लिए गए जिसके आधार पर वो भारत को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, ये बहुत ब्रीफली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर की बात है, साउथ एशिया की बात है या इंडियन ओशियन की बात है, क्योंकि राजीव गांधी जी का यह मानना था कि हमें अपने नेबर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जब तक नेबर्स को हम अपनी तरफ से अच्छे रिलेशंस नहीं रखते हैं तो कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। और इसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब 1986 में इंडियन ओशियन के अंदर सेशल्स जो एक देश है, वहां पर वहां की सरकार के खिलाफ सत्ता पलट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो उन्होंने एक ऑपरेशन किया जिस ऑपरेशन का नाम था फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, और उसके माध्यम से सेशल्स के अंदर जो तख्ता पलटने की कोशिश की जा रही थी उसे उन्होंने खत्म किया। उसी के साथ साथ 1987 के अंदर एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, जैसे कि ऑपरेशन जब वो उन्होंने सियाचिन के क्षेत्र में किया था, हिमालय के अंदर क्वेट पोस्ट के ऊपर जो उसके देश उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, वहां पर ऑपरेशन करके इस सियाचिन के क्षेत्र में क्वेट पोस्ट को वापस भारत के अंदर शामिल किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लोकली साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर या इंडियन ओशियन की कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, जो कि आज भी आज के विशेष संदर्भ में याद किया जाता है, जब 1988 में मालदीव्स के अंदर जो राष्ट्रपति अब्दुल गयूम थे उनका तख्ता पलटने की कोशिश की जा रही थी, तो 1500 भारतीय सैनिकों को वहां भेजा गया और उस तख्ते पलट को होने से वहां भारत के सैनिकों ने रोका था। इसी तरीके से 1988 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ था, वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उनके द्वारा 2 भाषण दिया गया था और एक एक्शन प्लान उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सामने रखा, जिसका शीर्षक था एक्शन प्लान फॉर अशरिंग इन अ न्यूक्लियर वेपन फ्री एंड नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर। यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी विश्व व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे जिसमें कि आणविक हथियार पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाएं और अधिक से अधिक अहिंसा के आधार पर वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित किया जा सके। इसी संदर्भ में एक और जो बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। जैसा अभी मैंने इशारा किया कि उस समय 1980 के दशक में श्रीलंका के अंदर जाफना प्रांत में जो भारतीय मूल के तमिल लोग रहा करते थे, तमिल मेजॉरिटी प्रोविंस था वो श्रीलंका का, वहां पर श्रीलंका की सरकार ने जो आतंकवादी गतिविधि हो रही थी, कुल मिलाकर लोगों की मांग यह थी कि इस प्रांत को अधिक स्वायत्तता मिले। श्रीलंका की सरकार स्वायत्तता देने को तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में जबकि श्रीलंका की सरकार ने यह मना कर दिया कि उस इलाके को ब्लॉकेड कर दिया गया, उसको चारों ओर से घेर लिया गया और किसी भी प्रकार की सप्लाई वहां पर नहीं प्रदान की जा सकती थी। भारत सरकार ने राजीव गांधी के नेतृत्व में श्रीलंका की सरकार से यह रिक्वेस्ट की कि भारत के नेवी को अलाउ किया जाए कि वो वहां पर सप्लाई दे सके लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज की, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने मना कर दिया। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप राजीव गांधी जी के नेतृत्व में लिया गया जब एयर ड्रॉप किया गया सप्लाईज को, एसेंशियल कमोडिटीज को जाफना के अंदर भारतीय एयरफोर्स के माध्यम से एयर ड्रॉप किया गया
और आप लोग ये भी जानते हैं कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने 1987 में जो राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड हुआ था, उसके द्वारा उस लाने की कोशिश की गई थी। एक नेबरहुड और साथ ही साथ में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शंस लिए गए थे, उसको मैंने आपके समक्ष ब्रीफ में रखने की कोशिश की। इसके यदि हम आगे बढ़ें, जो पॉइंट मैं आपके सामने विशेष रूप से रखने का प्रयास कर रहा हूं जब हम राजीव गांधी की विदेश नीति का विश्लेषण कर रहे हैं, कि कल्पना कीजिए कि 1980s के दशक के अंदर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेयरिंग स्टेप्स फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में राजीव गांधी जी के द्वारा लिए गए। क्या आज ये हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी प्रकार के मिलिट्री एक्शन के द्वारा किसी दूसरे देश के अंदर ऐसी सरकार के तख्ते को पलटने से बचाया जा सके, जो कि अगर पलट जाता है तो एंटी इंडिया हो सकता है, एंटी डेमोक्रेसी हो सकता है। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में ऐसे 2 एक्शंस सेशल्स में हुए और मालदीव्स के अंदर हुए। क्या आज हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे किसी भी पड़ोसी देश के अंदर एयर ड्रॉप करके एसेंशियल कमोडिटीज को लोगों तक पहुंचाया जा सके? ऐसा राजीव गांधी ने श्रीलंका के अंदर किया। क्या आज हम इस प्रकार की कोई कल्पना कर सकते हैं कि हिमालयन क्षेत्र के अंदर यदि हमारी जमीन के ऊपर कोई विदेशी ताकत कोई जमीन पे कब्जा कर ले तो उसमें मिलिट्री एक्शन करे? राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो क्वाड पोस्ट था वो सियाचिन के अंदर दूसरे पड़ोसी देश से हमने छुड़वाया मिलिट्री एक्शन के द्वारा। तो ये ऐसे डेयरिंग स्टेप्स थे जिनके बारे में और अधिक मुझे लगता है कि हमारे जो साथीगण हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से विदेश नीति की आलोचना की जाती है, नेहरू जी से लेके आगे तक की, जब तक हम इस ज्ञान को नहीं जान लेते, जब तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा हो रहा है। राजीव गांधी जी की विदेश नीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये भी था कि कैसे अधिक से अधिक विदेश यात्राओं के माध्यम से इंडिया के इंटरेस्ट को और मजबूत किया जा सके। और उन्होंने इसको लेकर जो प्रमुख शक्तियां थी उस जमाने में, जैसे 1987-88 में उन्होंने चीन की यात्रा करी, उसी के साथ साथ उन्होंने अमेरिका, सोवियत संघ, इन देशों की भी यात्रा उससे पहले कर ली थी। और इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि आज जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है भारत और चीन के बीच में किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर, वो राजीव गांधी जी के जमाने में इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था। सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर, समिट लेवल के ऊपर जो वार्ता होती है, उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क राजीव गांधी के नेतृत्व में तैयार हुआ था। उन्होंने यह भी प्रयास किया था कि पाकिस्तान के साथ कैसे संबंधों को नॉर्मलाइज किया जा सके। स्वयं यात्रा भी उन्होंने की और 1988 के अंदर एक हेल्दी डेवलपमेंट ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और वहाँ भी एक यंग प्राइम मिनिस्टर बनी बेनजीर भुट्टो, और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, उससे जो टेंशन थी दोनों देशों के बीच में, उस टेंशन को कम किया गया। राजीव गांधी जी ने चाइना की यात्रा भी की जब ली फैंग वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी की जनरल सेक्रेटरी थे, और उस समय एटमॉस्फेरिक इम्प्रूवमेंट के लिए या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कहा जाता है कि कैसे दोनों देशों के अंदर अधिक से अधिक विश्वास पैदा हो सके जिससे वार्ता की जा सके, स्वयं राजीव गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो भारत और चीन के बीच में है, यदि हम बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते और किसी एरिया में बातचीत नहीं करते हैं तो ये दोनों देशों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए जो दूसरे एरियाज हैं, चाहे ट्रेड हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात दोनों देश के बीच में होने चाहिए, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार हो सके, एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सके जिसमें कि हम जो मोर प्रेसिंग इशू है बॉर्डर का, उसके बारे में चर्चा की जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे जो कि राजीव गांधी जी के द्वारा लिए गए थे, और जिसकी वजह से आज का जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हमें फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता है, चाहे वो विज़ावी चाइना हो, विज़ावी रशिया हो या विज़ावी अमेरिका हो, उसकी कहीं ना कहीं एक बुनियाद राजीव गांधी जी के नेतृत्व में डाली गई थी। अब मैं वो कॉन्टेक्स्ट आपके साथ
ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि आज अब हम इतने वर्षों के पश्चात, लगभग 35 वर्षों के पश्चात, जब हम राजीव गांधी जी की विदेश नीति का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा अभी प्रारंभ में मैंने उन बाइनरीज को डिस्कस किया कि क्या राजीव गांधी जी को रीजनलिस्ट कहा जाए या इंटरनेशनलिस्ट कहा जाए उनकी विदेश नीति को। तो मैंने अभी आपके समक्ष वो इंसिडेंट्स रखे जिसके माध्यम से कुछ जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि राजीव गांधी एक रियलिस्ट थे, जो सेशल्स के अंदर उन्होंने एक्शन लिया, ऑपरेशन किया, जो मालदीव के अंदर ऑपरेशन किया, जो श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन किया, या जो सियाचिन के अंदर ऑपरेशन किया, उसको देखकर कुछ विद्वानों ने यह कहा कि राजीव गांधी वाज एसेंशियली अ रियलिस्ट एज फार एज इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। कुछ लोगों ने यह भी कहा ही वाज अ रीजनलिस्ट, वो रीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा आगे बढ़कर और गोइंग बियॉन्ड these binaries we should try to analyze the foreign policy of Rajiv Gandhi, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर अंदर राजीव गांधी ने कुछ ऐसे प्रयोग किए जो इस बात को भी स्थापित करते हैं कि he was an internationalist at heart। जैसे उनके नाना जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने कि भारत की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट के द्वारा, उसी तरीके से राजीव गांधी जी ने भी कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए जिससे कि विश्व के स्तर पर भारत की जो इमेज है, भारत की जो रेपुटेशन है, वो एक मेजर पावर के रूप में पुनः स्थापित हुई। जब मैं मेजर पावर की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि एक मिलिट्री पावर के रूप में उन्होंने इंडिया को स्थापित करने का प्रयास किया, पर साथ ही साथ उन्होंने यह कोशिश की कि कैसे एक एथिकल वॉइस के रूप में, एक मॉरल वॉइस के रूप में, एज ए कंट्री विच इज डिवोटेड टू वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड कोऑपरेशन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, साउथ साउथ कोऑपरेशन, इन सब चीजों की चर्चा राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में की थी। इसीलिए यह भी माना जाता है कि इट विल बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट टू brand Rajiv Gandhi ji as somebody who was more concerned or mostly concerned about local issues in South Asia. He was one who had a global perspective. एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि उनकी थी, एक ग्लोबल विजन था जिसके आधार पर उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने की कोशिश की थी। और उसमें जो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक तो जो नेतृत्व उन्होंने उस जमाने में, जैसा आप जानते हैं कि 1980 के मध्य के दशक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, दक्षिण एशिया के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, दक्षिण एशिया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। राजीव गांधी जी ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को एक बहुत ही डेफिनेटिव लीडरशिप दी, और एक जो ये एक आशंका अन्य देशों के दिमाग में थी दक्षिण एशिया के अंदर कि इंडिया बिहेव्स लाइक अ बिग ब्रदर, एक बड़े भाई के रूप में, दादागिरी के रूप में इंडिया का व्यवहार रहता है, उस आशंका को दूर करने का बहुत ही सफल प्रयास राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया। जो प्रमुख सम्मेलन हुए, शिखर सम्मेलन हुए, चाहे वो ढाका में हुआ हो या उसके बाद 1986 में बेंगलुरु में सार्क का समिट हुआ था, उसके पश्चात ये सम्मेलन काठमांडू में हुआ और साथ ही साथ इस्लामाबाद में हुआ। ये जो 4-5 शिखर सम्मेलन सार्क के राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान हुए थे, इन सम्मेलनों में 2 बातें दोस्तों मुख्य रूप से उभर कर आई थी। एक बात तो यह थी कि इन दक्षिण एशिया के देशों के बीच में इतने सारे इश्यूज ऑफ डिस्कॉर्ड थे, रिलीजन को लेके, एथनिक माइनॉरिटीज को लेके, बॉर्डर्स को लेके, तो कई बार ये लगता था कि एक रीजनल एसोसिएशन के रूप में सार्क विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपस में इतना ज्यादा मनमुटाव था, आपस में इतने ज्यादा तनाव थे। राजीव गांधी ने इस बात को रेखांकित किया कि बायलैटरल इश्यूज जहां तक हैं, द्विपक्षीय मुद्दे जहां तक हैं, ये देश आपस में बातचीत करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक दक्षेस का प्रश्न है या सार्क का प्रश्न है, ये मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के लिए एक मंच स्थापित किया जाए। वो समय ऐसा भी था जबकि विश्व के अनेक महाद्वीपों के अंदर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के लिए, बहुपक्षीय सहयोग के लिए अलग अलग मंच बन रहे थे। हम जानते हैं कि हमारे दक्षिण पूर्व में आसियान एक बहुत बड़ा संगठन था,
अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनिटी एक बहुत बड़ा संगठन था, लैटिन अमेरिका के अंदर भी लाफ्टा एक प्रमुख संगठन था। तो इस प्रकार के संगठन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, अभी हम जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की रीजनल कोऑपरेशन के संगठन बने हुए थे। तो राजीव गांधी यह चाहते थे कि दक्षिण देशों में आपसी कोऑपरेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस क्षेत्र में पीस स्थापित करने के लिए सार्क को मजबूत किया जाना चाहिए। और इसमें उन्होंने बहुत बड़ी लीड ली और मल्टीलेटरल लेवल पर कोऑपरेशन को बढ़ाया। टेररिज्म को रोकने की भी इसमें कोशिश की गई। साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या थी, नशीले पदार्थों को लेकर, उसको रोकने की कोशिश की गई थी। साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आर्थिक व्यापार, इसको बढ़ाने की कोशिश की गई। और उसमें जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था कि पीपल टू पीपल डायलॉग कैसे विभिन्न देशों के, क्योंकि हम लोगों की संस्कृतियां बहुत जैसी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, कल्चर मिलते जुलते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस मिलती जुलती हैं। तो राजीव गांधी ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में यदि संवाद हो सके, एक दूसरे देश में लोग आ सकें, आर्टिस्ट जा सकें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो सकें, स्कॉलर्स जा सकें, टीचर्स जा सकें, ताकि जो तनाव का माहौल है उस तनाव के माहौल को कम किया जा सके। तो सार्क को मजबूत करने में राजीव गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। समय समय पर उन्होंने रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया। लेकिन साथ ही साथ दूसरा पक्ष जो बहुत इम्पोर्टेंट, जब हम बहुत ही माइन्यूटली इन चीजों को एनालाइज करते हैं, तो आज जैसा आप लोग देखते हैं कि जब विश्व स्तर पर कोई भी शिखर सम्मेलन होते हैं, तो उनके शिखर सम्मेलन के साथ ही साथ बायलैटरल इश्यूज को भी डिस्कस किया जाता है। अगर जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी कहीं मिलते हैं किसी विश्व संगठन के मीटिंग में, तो साथ ही साथ उनके बायलैटरल इश्यूज को भी डिस्कस किया जाता है। सार्क के अंदर भी राजीव गांधी जी ने यह परंपरा शुरू करी कि ऑफ कोर्स ये एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का मंच है, लेकिन साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो क्यों ना राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठ के बातचीत की जा सके। ऐसा उन्होंने किया। जयवर्धने के साथ बातचीत हुई कई मौकों पर, प्रेमदासा जी के साथ बातचीत हुई, श्रीलंका के बेनजीर भुट्टो के साथ बातचीत हुई, बांग्लादेश के इरशाद साहब के साथ बातचीत हुई। तो इनके द्वारा बायलैटरल इश्यूज के ऊपर भी काफी सफलतापूर्वक बातचीत हुई, जिससे कि काफी इश्यूज रिजॉल्व हुए। तो ये लीडरशिप राजीव गांधी जी ने रीजनल लेवल पर दक्षिण एशिया में दी, और ये उन्हीं का एक कंट्रीब्यूशन है कि आज काठमांडू के अंदर सार्क का सेक्रेटेरिएट है। और जैसा आप लोग जानते होंगे, दिल्ली के अंदर जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, ये भी उसी समय स्थापित हुई थी, जिसके कारण आज इस यूनिवर्सिटी में, इस इलाके से, इन देशों से काफी स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, और एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी के रूप में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी स्थापित हो पाई है। इससे यदि हम आगे बढ़ें सार्क से, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी का देहावसान हुआ, उस समय मित्रों वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष थी, और उनके देहावसान के बाद राजीव गांधी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष बने। और यह कहा जाता है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो बेसिक स्वरूप था, उसके अंदर एक परिवर्तन आया, जो मैं प्रारंभ में आपके साथ कंटिन्यूटी और चेंज की बात कर रहा था। और वह परिवर्तन यह था कि उन्होंने भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो आग्रह था, वो समाजवादी खेमे से धीरे धीरे वेस्ट की ओर या अमेरिका की ओर मोड़ा। लेकिन स्वयं यदि हम राजीव गांधी जी की बात करें, तो मैं उनका एक कोटेशन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उन्होंने यह बात कही थी, जवाहरलाल नेहरू bequeathed to us a foreign policy which Indira Gandhi so creatively unleashed. I shall carry it forward. I reaffirm our adherence to the United Nations, to the non-aligned movement, and to our opposition to colonialism, old or new. We are determined to work for narrowing international economic disparities. यानी जो बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद रखते हुए कही थी, और जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे आगे बढ़ाया, वही बात राजीव गांधी भी करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। उनका यह आग्रह जरूर था कि यदि भारत को आर्थिक रूप से जल्दी विकसित होना है, तो
जो उन्होंने लिबरलाइजेशन का दौर शुरू किया, उस लिबरलाइजेशन के लिए वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ वो पश्चिमी देशों से प्राप्त कर सकें। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी यह नहीं स्वीकार किया, इस आलोचना को स्वीकार नहीं किया कि भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो झुकाव है वो पश्चिम की ओर हो गया है। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि भारत की विदेश नीति उतनी ही इंडिपेंडेंट है जितनी कि वो नेहरू जी के या इंदिरा जी के जमाने में थी, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक बराबर की दूरी बनाकर रख रहा है। इसके आगे यदि हम बढ़ें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उस जमाने में जो प्रमुख समस्याएं थी, जैसा प्रारंभ में मैंने आपको बताया, कंपूचिया की एक बड़ी समस्या थी। एक लंबे अरसे के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया का जो इंडो चाइना क्षेत्र है, जहां 3 देश स्थापित हैं, कंपूचिया, लाओस और वियतनाम, ये इन तीनों देशों ने एक लंबे अरसे तक पहले फ्रेंच कॉलोनियलिज्म का सामना किया, फिर अमेरिकन इंपीरियलिज्म का सामना किया, और उसके बाद में चाइनीज एक्सपांशनिज्म का सामना किया। और इतने राष्ट्रवादी ये तीनों देश थे कि विश्व की प्रमुख शक्तियों को इन्होंने युद्ध के अंदर परास्त किया। लेकिन उस पूरी मुहिम के अंदर ये खुद देश इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। ऐसे समय में जब कंपूचिया की स्थापना हुई और कंबोडिया से पोल पॉट का शासन दूर हुआ, तो भारत वो पहला देश था जिसने कंपूचिया की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन प्रदान किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजीव गांधी के जमाने की थी। इसी प्रकार से दूसरा जो इम्पोर्टेंट इश्यू है, लिबिया के अंदर, अंगोला के अंदर जब अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया, तो राजीव गांधी वाज वन ऑफ द फर्स्ट हेड्स ऑफ द स्टेट्स इन द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी जिन्होंने कि अमेरिका के इस अटैक की निंदा बहुत ही कड़े शब्दों में की थी। पैलेस्टीन की समस्या को लेकर राजीव गांधी ने यह प्रयास किया कि यह समस्या जो इतने समय से लगभग 40-50 वर्षों से चली आ रही थी, उसमें अमेरिका के साथ बातचीत करके एक ऐसी स्थिति आई कि अमेरिका और पैलेस्टीन के बीच में संवाद प्रारंभ हुआ था। सबसे बड़ी बात जो कि इस जमाने में राजीव गांधी जी के द्वारा की गई थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के माध्यम से उन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डलवाया। साउथ अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की नीति थी, अपार्थाइड की नीति थी, उस नीति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम राजीव गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। और एक ऐसी स्थिति पैदा हुई विश्व के अंदर कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी इस बात को स्वीकार किया गया कि कंपल्सरी मैंडेटरी एक्शन, सैंक्शंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी चाहिए। जब ग्रेट ब्रिटेन ने उस डिक्लेरेशन को, उस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किया, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1986 में स्कॉटलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, राजीव गांधी ने यह कहा कि भारत का दल स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन साउथ अफ्रीका की रेशियलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन था। एक और इश्यू जो कि राजीव गांधी जी की विदेश नीति के साथ जुड़ा हुआ था, वो था अफ्रीका फंड की स्थापना। अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट रह गया था जहां की 1980 के दशक तक भी रेशियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म फैला हुआ था। कैसे अफ्रीका के लोगों को आजाद कराया जा सके, कैसे अफ्रीका के देशों का विकास, आर्थिक विकास कराया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर राजीव गांधी के नेतृत्व में अफ्रीका फंड स्थापित हुआ था। और राजीव गांधी को अफ्रीका फंड का पहला चेयरमैन बनाया गया था। तो उनके नेतृत्व में इन देशों को, जो कि आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, जहां डेमोक्रेसी को स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उनके नेतृत्व में कोशिश की गई और काफी सफलता उसमें भी हासिल की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन जो कि इंटरनेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है, एक तो ये कि उन्होंने इकोनॉमिक डिक्लेरेशन के द्वारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को स्थापित करने की मांग की, और साथ ही साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण के देशों के बीच में, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इन देशों के बीच में कैसे आर्थिक संवाद स्थापित हो सके, आर्थिक सहयोग स्थापित हो सके, इसको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण प्रयास राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। और इसी तरीके से उस जमाने में 1989 की बात कर रहा हूँ, जब मूवमेंट का बेल्जियम में सम्मेलन हुआ था, उसमें राजीव गांधी ने ग्लोबल पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए यह मांग करी कि एक प्लैनेट प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया जाए। प्लैनेट प्रोटेक्शन फंड उस समय तक विश्व स्तर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर
बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन उनकी जो दूरदृष्टि थी उसको ध्यान में रखते हुए 1989 के अंदर उन्होंने प्लैनेट प्रोटेक्शन फंड की बात करी थी, जिससे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर पॉल्यूशन को चेक किया जा सके। अंतिम इश्यू जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इसी संदर्भ में, वो राजीव गांधी जी का ये प्रयास था कि विश्व को कैसे न्यूक्लियर वेपन्स फ्री किया जा सके, और इसको लेके उन्होंने 6 देशों के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जिसे कि 6 नेशन इनिशिएटिव कहा जाता है। 6 जो देश इसके अंदर सम्मिलित थे, अर्जेंटीना, ग्रीस, मैक्सिको, स्वीडन, तंजानिया और भारत। इनका पहला सम्मेलन देखिए अक्टूबर 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। 28 जुलाई 1985 को उन्होंने दिल्ली के अंदर इन 6 देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया और एक चार्टर विश्व के सामने रखा, एक मांग पत्र विश्व समुदाय के सामने, विशेष रूप से उन देशों के सामने जो कि न्यूक्लियर पावर्स थे, और उतना उन्होंने आणविक हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया था कि विश्व को उन हथियारों से कई बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, सर्वनाश किया जा सकता था। उन्होंने 4-5 प्रमुख मांगे रखी। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि विश्व में कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। दूसरी उन्होंने कही कि स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लियराइजेशन नहीं हो, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो एक इनिशिएटिव रोनाल्ड रीगन ने लिया था, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, या जिसे कि SDI कहा जाता है। और इस SDI का प्रमुख उद्देश्य यह था कि स्पेस को न्यूक्लियराइज किया जा सके। एक प्रकार का कवच वो स्पेस में बनाना चाहते थे रोनाल्ड रीगन, जिससे कि अमेरिका के ऊपर कोई दूसरा देश स्पेस के माध्यम से न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सके। राजीव गांधी ने उसकी भी भर्त्सना करी, और ये जो 6 देश थे, इन 6 देशों ने लगातार सम्मेलन आयोजित किए, और उन सम्मेलनों का परिणाम यह रहा कि आगे जाकर 1987 के अंदर रोनाल्ड रीगन और गोर्बाचेव, जो उस समय तक रूस के सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे कि INF ट्रीटी कहा जाता है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जिससे कि लगभग 3% आणविक हथियार डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि इन 6 देशों के द्वारा जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की गई, जो प्रेशराइज इन्होंने इन महाशक्तियों को किया, उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये INF ट्रीटी हुई 1987 दिसंबर में, जिससे कि विश्व से लगभग 3% ऐसी मारक क्षमता के हथियार, आणविक हथियार कम किए गए, जिससे विश्व को कई बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। इसी तरीके से 9 जून 1988 को जिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव की मैंने चर्चा की थी, एक एक्शन प्लान राजीव गांधी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के माध्यम से पारित कराया, जिसमें कि यह कहा गया था कि 2010 तक, हालांकि आज हम 2020 में इस चर्चा को कर रहे हैं, लेकिन 1988 के अंदर यह प्रस्ताव पारित कराया था राजीव गांधी जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, कि 2010 तक विश्व से न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाएं। और उसका एक पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तैयार किया था, एक कैलेंडर तैयार किया था कि कैसे 2010 तक आणविक हथियारों से पूरे विश्व को मुक्ति मिल सकती है। और दूसरा जो प्रमुख इशू इस डिक्लेरेशन में था कि सभी देश जिनके पास भी आणविक हथियार है वो इस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की जो वार्ताएं हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बात को बार बार जोर देकर कहा गया कि यदि अणु युद्ध होता है, यदि किसी प्रकार का भी न्यूक्लियर वॉर होता है, तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई देश बच जाएगा या कोई लोग बच जाएंगे, यदि जाएंगे तो सब जाएंगे। तो ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज था न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, उसको लेकर राजीव गांधी ने 6 देशों का एक गठजोड़ बनाया। ये 6 देश विश्व के प्रमुख 6 देश थे, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं थे, जिनको साथ लेकर राजीव गांधी जी ने प्रयास किया कि ये कैसे विश्व को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ ले जाया जा सके, एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड कैसे स्थापित किया जा सके। तो संक्षेप में कंक्लूड करते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि यद्यपि राजीव गांधी 5 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और ये जो समय था वो आंतरिक रूप में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी उथल पुथल देश में भी हो रहे थे, बाहर भी हो रहे थे,
जो परिस्थितियां थी वो बहुत अनुकूल नहीं थी शासन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देश के अंदर भी कई प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए। चाहे वो पंजाब की समस्या हो तो राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, जिसके आधार पर पंजाब में चुनाव हुए थे। असम अकॉर्ड उन्होंने किया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना राजीव गांधी जी के नेतृत्व से हुई थी, जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। रीजनल लेवल पर श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ डायलॉग करके जो आपसी समस्याएं थी उनको सुलझाने का प्रयास किया। और रीजनल लेवल पर सार्क के माध्यम से दक्षिण एशिया के देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई। और इंटरनेशनल लेवल पर नाम के माध्यम से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, अफ्रीका फंड के माध्यम से अपार्थाइड के खिलाफ एक मुहिम चलाकर और डिसआर्मामेंट के लिए जो प्रयास राजीव गांधी के द्वारा किए गए, निश्चित रूप से मैं यह आपके समक्ष सबमिट करना चाहूंगा कि एक छोटी सी अवधि में, 5 वर्ष की अवधि में राजीव गांधी जी के द्वारा लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के बीच में एक ब्रिज स्थापित किया। और यह जो सोच थी कि अगर आप डोमेस्टिक पॉलिसी पे जोर देते हैं तो यू टेंड टू इग्नोर फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि इफ इंडिया इज स्ट्रांग इंटरनली ओनली देन इंडिया कैन बिकम स्ट्रांग इंटरनेशनली। तो दोनों के बीच में एक सेतु स्थापित किया। उन्होंने इस बात को भी अस्वीकार किया कि आइदर यू कैन बी अ रियलिस्ट और यू कैन बी एन आइडियलिस्ट। उन्होंने जो रियलिज्म के अंतर्गत एक्शंस लिए मैंने आपको बताया, चाहे वो मालदीव्स का हो, सेशल्स का हो, श्रीलंका का हो, सियाचिन का हो, वो उनके रियलिस्ट होने की बात को स्थापित करता है। और दूसरी तरफ एपार्थाइड के खिलाफ सार्क के माध्यम से डिसआर्मामेंट के लिए जो प्रयास राजीव गांधी जी के द्वारा किए गए, वो उनको इंटरनेशनलिस्ट भी बनाते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार की बाइनरीज विदेश नीति के अध्ययन में हमारे सामने आती हैं, जो विरोधाभास अक्सर विद्वान बताते हैं, उन विरोधाभासों से ऊपर उठकर इन विभिन्न बाइनरीज के बीच में एक ब्रिज स्थापित करने का प्रयास राजीव गांधी जी ने किया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आई थिंक राजीव गांधी जी was one of those few heads of states who was assassinated because of essentially an issue of foreign policy। जो तमिल समस्या का निराकरण करने का प्रयास राजीव गांधी जी ने किया था श्रीलंका में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां भेजी गई, वहां पर सप्लाईज लोगों, तमिल के लोगों को भेजी गई। इससे वहां शायद लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई और इसी का परिणाम था कि उनका असैसिनेशन 1991 के अंदर किया गया। सो वी लॉस्ट somebody who was serving India so well very soon। अगर राजीव गांधी कुछ और समय हमारे साथ रहते, देश के प्रधानमंत्री रहते, देश को नेतृत्व प्रदान करते, तो संभवतः आज भारत की जो इमेज वर्ल्ड में है और भी अच्छी होती। मैं प्रोफेसर सतीश राय साहब का, राजीव गांधी स्टडी सर्कल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि राजीव गांधी जी की विदेश नीति को लेकर कुछ मुद्दे आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने जो ऑनलाइन इन्विटेशन था उसको बहुत ही गौर से देखा, नीचे बहुत ही बारीकी में सतीश राय साहब ने लिखा था ओपन डिस्कशन। तो मैं समझता हूं कि अब वो समय है जबकि हम राजीव गांधी जी के विदेश नीति से संबंधित जो इश्यूज हैं उन पे यदि आपकी कोई भी इश्यूज हो तो हम जरूर डिस्कस करना चाहें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर लोढ़ा। अविनीत जी और प्रमोद जी इनवाइट कर ले आप, जो लोग संकेत कर रहे हो, जिनके पास प्रश्न हो। प्रोफेसर लोढ़ा सर ने बहुत ही और सीमित समय में एक सेकंड रुक जाइए। बहुत तमाम विद्यार्थियों के साथ टीचर्स और बड़े कुछ वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शकील भाई है, एसोसिएट प्रोफेसर है छत्तीसगढ़ से। मिजोरम से हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर सुवालाल जांगू जी भी देख रहा हूँ जुड़े हुए हैं। अजय गर्ग जी हैं। इलाहाबाद से डॉक्टर अखिलेश पाल, डॉक्टर योगेश जी, विश्वनाथ भाई जी, काफी वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जिनके पास भी कुछ प्रश्न हो या जिनकी कोई टिप्पणी हो तो वो स्वागत है आप सबका। और प्रमोद जी और अनित जी जो लोग भी संकेत करें उन्हें अनम्यूट करके उनके प्रश्न आमंत्रित करें आप। हाँ, लोढ़ा सर ने
बहुत ही सीमित समय में गागर में सागर कहा जाए, बहुत सारे पहलुओं को इन्होंने टच किया। उतने कम कार्य समय में राजीव गांधी जी ने, है ना, गृह नीति से लेके प्रादेशिक स्तर पे और वैश्विक स्तर पे जितने भी आयाम थे भारत के कद को ऊंचा उठाने का काम किया था। जैसा कहा इन्होंने कि पहले भारत अपने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लोगों का जो परसेप्शन था दादागिरी का, तो वो उससे ऊपर उठाकर लीडरशिप के लेवल पर ले गए और बेनजीर भुट्टो के साथ किस तरह से उन्होंने आपस में संवाद कायम किया। चीन के साथ भी कि भाई बॉर्डर के इशू से तमाम तरह के जो और भी मुद्दे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट में दब न जाएं इकोनॉमी के लेवल पे, तो वो वार्ता प्रारंभ किया गया और किया गया। तो इस मुद्दे पे हम लोगों का तो मुख्य मकसद यही है कि सही फैक्ट और सही सूचनाएं आम जन में जाए। जो हमारा ये गांधी 150 के नाम से ये व्याख्यान चल रहा है, तो उसके पीछे का हम लोगों का मकसद यही है कि सही सूचनाओं को लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रेषित किया जाए। किसी को भी प्रश्न पूछना है वह प्रश्न पूछ सकता है सर से, और अगर किसी को वॉइस क्लैरिटी नहीं है या रिमोट एरिया में है तो वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी डाल सकता है। हम लोग उसको खुद पूछ लेंगे उनके नाम से। लेकिन इसके पहले मेरा अनुरोध है, आप लोग पहले तो दो चार मुझे जो आईडी दिख रहे हैं वो अलग, मतलब अपने नाम से आईडी नहीं है, वो आईडी मोबाइल से या लैपटॉप से नहीं है, तो एक तो अपने नाम से आप रीनेम कर लीजिए, ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अपना वीडियो और ऑडियो, वीडियो कम से कम ऑन रखिए और हैंड रेज करिए अगर किसी को सवाल पूछना हो, तो वो हम लोग सवाल आप सर से आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी अनम्यूट करके अपने को सीधे भी अपना परिचय दे करके पूछ सकता है सवाल। हाँ, संक्षेप में अपना परिचय दे के एक लाइन में आप एक 30 सेकंड से 45 सेकंड में अपना प्रश्न कर लीजिए। और इस बीच में पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट का एक 2 मिनट ये 30 सेकंड का एक लिंक होता है, फिलअप कर लीजिए तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। देववर्धन चैट बॉक्स में लिंक डाल दीजिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है। सर मैं अंकित हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से। हाँ अंकित बोलिए, आवाज आ रही है। राजीव जी की जो हत्या हुई उसमें कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि 1987 में राजीव जी ने जो श्रीलंका में सेना भेजा था वो एक सबसे बड़ा कारण रही। तो इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? अंकित जी धन्यवाद इस क्वेरी के लिए। मैंने स्वयं आखिर में इस बात को आपके समक्ष रखा था कि यदि हम जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री वर्ल्ड की है उसका यदि अध्ययन विश्लेषण करें तो जिन भी देशों में हेड्स ऑफ स्टेट्स के या मेजर पॉलिटिकल लीडर्स के पॉलिटिकल असैसिनेशन हुए हैं तो हम ये पाएंगे कि अधिकांशतः डोमेस्टिक इश्यूज को लेके इस प्रकार की इंसिडेंट्स हुए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन, जो अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हुआ, वो एसेंशियली जैसा स्वयं आपने अपने प्रश्न में कहा कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी गई थी, यद्यपि ऐसा नहीं है कि ये फोर्स को यूनिलेटरली हमने वहाँ भेज दी थी। जो श्रीलंका में राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसी समझौते की शर्तों के अनुरूप इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजी गई थी। और उस अकॉर्ड की कुछ गाइडलाइंस थी, उस अकॉर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिसके अनुरूप ये काम किया गया था। आपको ये भी ध्यान में होगा कि एक बार जब राजीव गांधी श्रीलंका की यात्रा पे गए थे और जब वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे एक टुकड़ी, मिलिट्री टुकड़ी की तरफ से, तब भी उनके ऊपर एक सैनिक ने अटैक करने की कोशिश की थी। ये तो राजीव गांधी चूंकि स्वयं इंडियन एलायंस में थे और उनके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट थे कि उन्होंने अपनी आंख के कोने से यह देख लिया था कि कुछ हलचल उस प्लेटून के अंदर हो रही है और वो समझ गए कि उनके ऊपर कोई अटैक वहां पर होने वाला है, तो वो बच गए थे।
तो वो एक आक्रोश श्रीलंका में अवश्य था, और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो आखिर में जो दुर्घटना हुई जिसमें कि उनका असैसिनेशन हुआ, तो मैं इस बात को तो स्वीकार करता ही हूँ कि जो इंटरवेंशन हमने श्रीलंका में किया उसमें कहीं ना कहीं लोगों में, वहाँ के लोगों में असंतोष था, जिसकी वजह से ये असैसिनेशन हुआ था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इतने वर्षों बाद भी जैसा कि नलिनी जो थी, जो कि वन ऑफ द पर्सन थे जो कि उसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत गहरी साजिश है। अब ये गहरी साजिश का स्वरूप क्या है, मुझे लगता है कि और ज्यादा उसके अंदर शोध या इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। एंड आई पर्सनली फील that the last word on Rajiv Gandhi's assassination has yet not been written. I think कई ऐसी चीजें हैं जो अभी हमारे सामने आनी बाकी हैं, जिसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सके कि इसके पीछे क्या एक्चुअल रीजंस थे। बट ऑन द फेस ऑफ इट अंकित जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि ये जो श्रीलंका में हमारा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन जैसा मैंने कहा, इट वाज नॉट एन यूनिलैटरल ऑपरेशन। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया था कि ऐसा किया जाएगा। और उसके जो बाद में साथ में आपको मैंने यह भी बताने की कोशिश की कि वी हैव टू लुक एट द लिंकेज बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो तमिल का जो इश्यू है, तमिलनाडु के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, और सरकार चाहे जो भी हो, हमेशा ये प्रयास रहा है कि श्रीलंका में जो इतनी बड़ी संख्या में तमिल मूल के लोग हैं, उनके खिलाफ वहाँ की गवर्नमेंट यदि कोई एक्शन करती है तो उससे तमिलनाडु की स्थिति भी संवेदनशील हो जाती है। तो ये लिंक डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के बीच में हमको देखने की जरूरत है। अंजू गुप्ता जी ने रेज हैंड किया हुआ था, और कोई अनम्यूट कर लें सर? मैं एक्चुअली ये डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, पर है राजीव गांधी जी से ही रिलेटेड कि वो क्या मसला था कि भारत ने खुद सुपर कंप्यूटर बनाया और इंग्लैंड के लंदन में ये न्यूज़ छपी कि इंडिया हैज डन दिस, और वो एक तरह से मतलब इंग्लैंड और यूएस को ये मैसेज था कि भाई आपने तो नहीं दिया, लेकिन भारत ने ये काम अपने से करके और खुद आत्मनिर्भर बन गया। जो आज आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, सिर्फ जुबानी जंग चल रही है आत्मनिर्भरता की, वो आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है, ये संस्थाओं को बेच करके या कुछ नई संस्था, कुछ नई आविष्कार करके। तो ये सुपर कंप्यूटर की क्या कहानी थी, क्या जरूरत थी भारत को उस कंप्यूटर की? प्रमोद जी, आपने बड़ा ही रेलेवेंट प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि ये विदेश नीति से जुड़ा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं इसके रिपरकशंस या इम्प्लीकेशन विदेश नीति के लिए भी हैं। जैसा मैंने आपसे आप लोगों से यह सबमिट किया था आपके समक्ष की एक बेसिक क्रिटिसिज्म जो राजीव गांधी जी की विदेश नीति का हुआ था, वो ये था कि उन्होंने जो इंडिपेंडेंस भारत की विदेश नीति की थी, या कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो इक्वी डिस्टेंस पॉलिसी हमारी थी, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन वो लेके आए। और वो जो लिबरलाइजेशन उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में किया, और जो उन्होंने ये प्रयास किया कि इंडिया शुड बिकम a great power as far as ICT is concerned, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। उसी का संबंध कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति से भी है, जो कि 1986 में राजीव गांधी लेकर आए थे। उसी का संबंध सैम पिट्रोडा से भी है, जो एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड ICT एक्सपर्ट थे। वो राजीव गांधी उनको अमेरिका से भारत लेकर आए थे। तो ये जो पूरा उनका मैं यह आपके सामने सबमिट करना चाहूँगा कि राजीव गांधी के जो भी इनिशिएटिव्स थे, उनको हम कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं देख सकते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी के लिए था, ये लिबरलाइजेशन के लिए था, ये फॉरेन पॉलिसी के लिए था। कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक विजन, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव था, और वे चाहते थे कि भारत को मजबूत बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। और इसीलिए वो उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष जोर दिया। आप ये इमेजिन कीजिए कि somebody who was a प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1984-85
वो ये उनके विजन ये था कि भारत को आईसीटी के क्षेत्र में शक्तिशाली होना है। यानी आज से 36 साल पहले उनका ये विजन था कि आज हम ये बात करते हैं कि आईआईटीज और इंडिया हैज बिकम अ सॉफ्ट पावर और ये आईसीटी के क्षेत्र में इंडिया एक पावर है। तो ये किस वजह से हुआ? मैं इस बात को बहुत ही एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूँ कि इट इज बेसिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजीव गांधी एंड हिज विजन कि आज विश्व के अधिकांश बड़े देशों के अंदर आप ये पाएंगे कि हमारे आईआईटीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, अन्य इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर आईसीटी को संभाल रखा है। तो सेल्फ रिलायंट होना तो एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम उनकी नीति का था, चाहे वो विदेश नीति हो या फिर डोमेस्टिक नीति हो। देयर वाज अगेन अ लिंकेज बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी। कैसे पश्चिम से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ को हासिल करके भारत को एक आईसीटी पावर बनाया जाए, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव था जो उन्होंने काफी हद तक पूरा किया। जी सर, जी सर। संजय जी नमस्कार। और किसी का कोई प्रश्न? संजय जी नमस्कार। मैं हिमालय बोल रहा हूँ उदयपुर से। संजय जी वैसे तो ये करीब 30 साल का लगभग का फर्क है राजीव गांधी की जब सरकार थी और आज के दौर में, लेकिन और हमें बहुत ज्यादा कंपेयर उसको कर भी नहीं सकते एक्शंस को दो गवर्नमेंट्स के, लेकिन जो अप्रोच होती है फॉरेन पॉलिसी की तरफ, तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि उस दौर में सरकार की क्या, भारत सरकार की क्या अप्रोच थी और आज के दौर में अगर हम पिछले 2-3 साल 6 साल का दौर देखें तो क्या अप्रोच है, क्या वो एक जैसी है या उसमें कोई फर्क है? शुक्रिया। हिमालय जी, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप समय निकाल सके इस वार्ता में सम्मिलित होने के लिए। अप्रोचेस की बात जहाँ तक है, देखिए कुछ बातें तो मुझे लगती हैं कि सिमिलैरिटीज हैं अप्रोचेस के अंदर। एक बात जो मैं डिस्कस करना चाहता था लेकिन मेरे अटेंशन से निकल गया, वो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को लेकर है कि विदेश नीति का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। यदि हम जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं और विशेष रूप से राजीव गांधी जी तक के जो प्रधानमंत्री हैं, और उसमें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी का नाम प्रमुख रूप से मैं लेना चाहूँगा, और राजीव गांधी भी उसी में सम्मिलित हैं। ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं who were the makers of their own foreign policy. जवाहरलाल नेहरू जी को आधुनिक भारत की विदेश नीति का आर्किटेक्ट कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने उसमें कुछ और नई बातें जोड़ी। राजीव गांधी जी के बारे में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि जो लगभग 5 वर्ष वो प्रधानमंत्री रहे, उसमें लगभग 2 वर्ष से अधिक ही वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी राजीव गांधी ही थे। उसके अलावा 3-4 और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, जैसे सबसे पहले शिवशंकर विदेश मंत्री थे, उसके सबसे पहले बलीराम भगत विदेश मंत्री थे, उसके बाद शिवशंकर विदेश मंत्री बने, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव उनके विदेश मंत्री थे, और आखिर में शायद नारायण दत्त तिवारी विदेश मंत्री थे। तो इन 4 लोगों को उन्होंने विदेश मंत्री बनाया। लेकिन यदि आप इन चारों लोगों के उस समय के वक्तव्यों को पढ़ें तो उनका ये कहना है कि विदेश नीति का निर्माण तो प्रधानमंत्री ने ही किया, हम तो केवल उसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक समानता आज भी हमको देखने को मिलती है। पिछले 5-6 वर्षों से जो हमारे यहाँ राजनीतिक नेतृत्व रहा है, उसमें जो विदेश मंत्री रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा भूमिका रही नहीं है। इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज बेसिकली द आर्किटेक्ट और द फॉर्मुलेटर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन हिज ओन विजडम और बेस्ड ऑन द विजडम ऑफ द पीएमओ। जो विदेश मंत्री हमारे यहाँ रहे हैं वो केवल एग्जीक्यूटिव्स की हैसियत में रहे, चाहे वो पहले सुषमा स्वराज रही हो या अब जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। तो वो एक सिमिलरिटी तो मुझे अप्रोच में आज भी देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ डिफरेंस की बात आती है, मैंने इंडिकेट करने की कोशिश की, और थोड़ा बहुत कुछ अभी प्रमोद पांडे जी ने भी अपने ब्रीफ स्टेटमेंट में बताया कि आज का राजनीतिक नेतृत्व कैसा है। आज भी चर्चाएं बहुत की जाती हैं, लेकिन मैंने आपके सामने 4-5 ऑपरेशंस की बात करी। मालदीव के अंदर जो ऑपरेशन उस समय हुआ था 1987-88 के अंदर, उसे ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है। इसी तरीके से ऑपरेशन जो उन्होंने सेशल्स में किया था
जहाँ की सरकार का तख्ता पलटने की बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने मिलिट्री एक्शन के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा वो तख्ता पलटने से उन्होंने रोका। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, जो एयर ड्रॉप किया गया ब्लॉकेट को काउंटर करने के लिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई, या सियाचिन के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हिमालय जी मुझे लगते हैं बड़े ही स्टार्क एग्जाम्पल्स हैं एक रियलिस्ट प्राइम मिनिस्टर के। राजीव गांधी वाज वन प्राइम मिनिस्टर जिसने की बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए, केवल बात नहीं की। आज एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और उसके आधार पर प्रयास ये किया जाता है कि हम चुनाव जीत लें। तो ये जो मैं साथ ही साथ सतीश राय जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो मंच हैं राय साहब, उन मंचों के माध्यम से हमारी यंग जनरेशन को ये पता चलना चाहिए कि जो कुछ आज वो 4-5 साल से देख रहे हैं वही भारत नहीं है। भारत इससे पहले भी पिछले 50-60 सालों से रहा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्शंस भी लिए गए हैं और उसको लेकर इतनी हाय तौबा नहीं मचाई गई जो आजकल मचाई जाती है। तो हिमालय जी कहीं ना कहीं वो एक मुझे लगता है कि मेजर डिपार्चर आज हमें देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि पब्लिक के सामने नहीं आते हैं, लाइमलाइट में नहीं आते हैं। दोज ऑपरेशंस आर डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड इन अ वेरी साइलेंट वे, but they meet their objectives. Now what is happening is that maybe you are doing a lot of propaganda, but no, you are not achieving the objectives which you want to achieve through those military operations. And common people, maybe it will not be correct for the common people to come to know about those operations. तो ये एक अंतर मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है दो प्रकार के अप्रोचेस में विदेश नीति के। और किसी का कोई प्रश्न? सुवालाल जांगू जी, यस सर, टिप्पणी करेंगे? हाँ, एक छोटा सा सवाल भी क्या, एक ऐसा सुवालाल जांगू जी फ्रॉम मिजोरम। यस सर, या सर, मेरा सवाल तो थोड़ा ऐसा है कि अगर हम 1980s का डिकेड, दशक को देखें राजीव गांधी के टाइम में, और आज जो 2020s का जो अभी करंट दशक देख रहे हैं, अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात मैं करता हूँ और अमेरिका एक पोजीशन है, एक सेंटर है, तो मेरा थोड़ा पॉइंट ऐसा है कि राजीव गांधी जी के टाइम में इंडिया चाइना के बीच में आर्थिक सहयोग और संबंध में बढ़ोतरी हुई और शुरुआत हुई। इंडिया ने चाइना को स्वीकार किया एक इमर्जिंग पावर, और चाइना ने भी इंडिया को स्वीकार किया एक क्षेत्रीय पावर। पॉलिटिकली रूप से चाइना ने इंडिया को स्वीकार किया और इंडिया ने चाइना को एक इमर्जिंग पावर स्वीकार किया। आज 30 साल बाद, 3 दशक के बाद अगर अपन ये देखते हैं कि आज इंडिया और चाइना के बीच में वो एक तरीके का विश्वास नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है दोनों देश के बीच में, और एक वैसा कोऑपरेशन भी नहीं है। आज कोऑपरेशन भी थोड़ा है तो उतने ही कॉन्फ्लिक्ट भी है और उतने ही कंपटीशन भी है। तो 1980s के दशक में राजीव गांधी जी के टाइम में अमेरिका का भी एक सेंटर था, अमेरिका एक दखल देता था। इंडिया और चाइना के रिलेशन में अमेरिका ने दखल दी, और आज जो अपन देखते हैं 3 दशक के बाद में, आज भी अमेरिका एक दखल देता है इंडिया और चाइना के रिलेशन में। तो मेरा सवाल ये है कि सर, उस समय में भी अमेरिका एक पावर था, फिर भी इंडिया और चाइना के बीच में अच्छा संबंध शुरू हुआ। देन से ओपनिंग भारत आए, और वो उस समय दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट एक लीडर थे, 88 इयर्स के वो नेता थे उस समय, और राजीव गांधी उस समय दुनिया के सबसे यंगेस्ट लीडर थे। तो दो देश से दो विश्व की 2 शक्तियां नेतृत्व के रूप में साथ मिल रही थी, और उनमें एक विश्वास था सहयोग का। लेकिन आज अपन ये देखते हैं कि आज अमेरिका के नजदीक अपन जा रहे हैं और चाइना से अपन दूरी
बनाए रखे हुए हैं। लेकिन राजीव गांधी जी ने तो बहुत अच्छा बैलेंस स्थापित किया था कि हम चाइना के नजदीक भी उतने ही थे उनके टाइम में, और अमेरिका के साथ भी उतना ही अपना सहयोग था। लेकिन आज आप क्या देखते हो कि हम अमेरिका के नजदीक जा रहे हैं तो अपनी दूरियां चाइना के साथ बढ़ रही है। तो इसमें किस चीज की कमी सर आपको लग रहा है? क्या विश्वास की कमी है, या इंडिया के पास एक बार्गेनिंग पावर नहीं रही, या अपने एक तरीके से अमेरिका? यस सर, बस मेरा इतना ही सवाल है। थैंक यू सर, आप समझ पाए हो तो मेरा थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ आपके लंबे प्रश्न को डॉक्टर जांगू। बेसिकली आप ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, जो त्रिकोणात्मक संबंध हैं भारत, अमेरिका और चाइना, उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो थोड़ा बहुत ये उत्तर हिमालय जी के प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है कि जब हम बायलेटरल या मल्टीलेटरल या ट्रायंगुलर रिलेशनशिप की बात करते हैं कि दो देशों के संबंध किसी तीसरे देश की वजह से अच्छे हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट मैंने आप सभी के सामने रखा था कि ग्लोबल या रीजनल कॉन्टेक्स्ट क्या था। वो इतना हमारे लिए मुफीद नहीं था, इतना हमारे लिए फ्रेंडली नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने कई इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए थे। पर साथ ही साथ मैंने यह भी आपको बताया कि रीजनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर जो भी इनिशिएटिव राजीव गांधी जी के द्वारा लिए गए थे, उसकी खूबसूरती ये थी कि वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज हुए थे। जैसे डिसआर्मामेंट की जब बात उन्होंने की तो उन्होंने 6 दूसरे देशों को अपने साथ रखा। अपार्थाइड की अगेंस्ट जो मुहिम थी उसमें भी उन्होंने नाम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को यूज किया, अफ्रीका फंड को यूज किया। जब रीजनल साउथ एशिया की बात हुई तो उन्होंने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के माध्यम से सभी देशों के बीच में तनाव को कम करने की और कोऑपरेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। तो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जब आप इस तरह के रिलेशंस को डिस्कस करते हैं कि चाहे बायलेटरल लेवल हो, मल्टीलेटरल हो, रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, किसी भी इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है विदेश नीति के संदर्भ में कि आप उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। जब तक चीजें या प्रयास इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होते, जैसे चाइना के साथ उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए, तो प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप आज भी काम कर रहा है। सार्क को उनके बाद में सीरियसली नहीं लिया गया, इसीलिए आज सार्क की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन डिसआर्मामेंट को लेकर उनका जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट था। आज मुझे जो अंतर देखने को मिल रहा है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जगह विदेश नीति का बहुत अधिक पर्सनलाइजेशन हो रहा है। What kind of personal equations a certain head of state is developing with another head of state? जब तक हम विदेश नीति को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते हैं, जब तक उसके प्रयासों को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते हैं, तब तक विदेश नीति हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी। We will not be able to deliver goods by using institutionalized foreign policy. So we can say that our Prime Minister has excellent rapport with American head of state. We can say that our Prime Minister has excellent rapport with Chinese president. We can say that our Prime Minister has excellent relationship with other heads of states. But when it comes to institutionalization of foreign policy processes, I think there is some inadequacy as far as the present establishment is concerned. तो जब तक व्यक्तिगत स्तर पर संबंध अच्छे हों लेकिन संस्थागत स्तर पर संबंध अच्छे नहीं हो तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है। डिम्पी कुमारी जी, अपना संक्षिप्त में परिचय देके और जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। डिम्पी कुमारी जी ने हैंड रेज कर रखा था। आवाज आ रही है डिम्पी कुमारी जी? कोई सवाल नहीं है सर, वो जी कोई सवाल नहीं है सर। सवाल नहीं। हैंड रेज आपका था वो सर वो गलती से हो गया था, हम हटा देते हैं। कोई बात नहीं। हेलो।
हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ मैं शकील हुसैन बोल रहा हूँ, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। जी। मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में, तब मैं एमए का विद्यार्थी था, आदरणीय सतीश सर का विद्यार्थी रहा हूँ मैं 5 साल काशी विद्यापीठ में। और जब राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी थी श्रीलंका में, एक विद्यार्थी के रूप में भी मुझे तब लगता था निर्णय सही नहीं है, और आखिर में उनकी शहादत हुई उसी के रिपरकशन में। और एक दूसरी बात ये कि 1985 के बाद जो है सोवियत संघ वीक होने लग गया था, ये सामने से दिख रहा था, पेरेस्ट्रोइका वगैरह जब आया, और पंजाब में बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ गया था। और वो पूरा आतंकवाद जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को हथियार दिए थे अमेरिका ने, और उसमें भी दे रहा था, उसी के थ्रू पाकिस्तान में जनरल जिया स्पॉन्सर कर रहे थे उसको। तो अमेरिका से जो संबंध कुछ सुधरे थे उस समय, तो उस समय क्या कुछ और इनिशिएटिव ऐसे हुए थे जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, या बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को अमेरिका से संबंध सुधार में? और क्या उनके, जैसे गहरी साजिश की बात आपने कही, किसी ने कहा था, नलिनी सिंह ने शायद, तो वो भी एक वजह थी क्या उसमें, उनकी शहादत में? क्योंकि इनविजिबल हैंड तो विकासशील देशों में हमेशा से महाशक्तियों का रहा है हम ज्यादातर मामलों में। तो अमेरिका के संबंध का क्या कुछ इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान को शांत करने में? क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में कुछ तो कम हुआ था, खास करके 88-89 तक आते आते आतंकवाद पंजाब में, और उसके बाद 93-92 से हम देखते हैं कि कश्मीर में शुरू होता है, पाकिस्तान में खत्म होता है पंजाब में, और कश्मीर में पीक पकड़ता है। और राजीव गांधी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरी बाढ़ लगवाई पंजाब बॉर्डर पर, जिसकी बहुत कम जानकारी है, किताबों में भी नहीं आता है अक्सर ये। उन्होंने पूरा जो है फेंसिंग करवाया पंजाब बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ, और उसी के बाद वो डाइवर्ट हुए कश्मीर पुंछ वाले रास्ते से इन्फिल्ट्रेशन के लिए ये लोग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका को का उपयोग करके पाकिस्तान को का कुछ मैनेज करने के लिए आतंकवाद के मामले में क्या कुछ हुआ था उस समय? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न उठता है तो यह जैसा मैंने पॉइंट आउट किया था कि जो प्रयास राजीव गांधी जी के द्वारा किए गए थे डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी के क्षेत्र में कि लिबरलाइजेशन हो, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति कर सके। और जैसा कि एक प्रश्न और भी मैं चैट में देख पा रहा हूँ रजनी गगवानी का है कि भारत को सॉफ्ट पावर बनाने के क्षेत्र में राजीव गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो सारे प्रयास थे लिबरलाइजेशन के माध्यम से, एक एथिकल वॉइस के माध्यम से, डिसआर्मामेंट के क्षेत्र में ये, और पीपल टू पीपल डायलॉग के क्षेत्र में, ये ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिससे कि यद्यपि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्मिनोलॉजी को देखें तो उस समय सॉफ्ट पावर की बात इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी। ये तो अभी लेटर डेवलपमेंट है 21st सेंचुरी का कि आजकल हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, लेकिन उनका प्रयास ये जरूर था कि इंडिया को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित किया जा सके आज के मापदंडों के अनुसार। अमेरिका के साथ डेफिनेटली राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के कुछ अरसे बाद ही अमेरिका की यात्रा की थी, और उस समय रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके साथ बड़ा अच्छा इक्वेशन राजीव गांधी जी का डेवलप हुआ था, और जो एरिया आइडेंटिफाई हुआ वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का हुआ कि कैसे टेक्नोलॉजी, जो सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो कैसे भारत अमेरिका से प्राप्त कर सके और एक टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में इंडिया को डेवलप किया जा सके। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि जैसा कि विदेश नीति के अध्ययन में कहा जाता है कि 20th सेंचुरी के आखिरी 5-6 दशकों में और 21st सेंचुरी के अंदर यदि विश्व का सबसे बड़ा कोई जो देशी भाषा का बढ़िया देश है जो ट्रेडिंग को अपना सबसे इम्पोर्टेंट समझता है, वो अमेरिका है। तो अगर अमेरिका को टेक्नोलॉजी बेचनी है तो वो हिंदुस्तान को बेच रहा है, और हथियार बेचने हैं तो वो पाकिस्तान को बेच रहा है। हथियार बेचने हैं तो वो अफगानिस्तान में उस जमाने में ओसामा बिन लादेन और उन सबको जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी पॉलिसी थी हाउ टू ब्लीड सोवियत यूनियन वाइट इन अफगानिस्तान।
तो ये जो पूरा एक परिप्रेक्ष्य था, उसमें जहां तक ट्रेड रिलेशंस है, इंडिया वाज वेलकम, बट एज फार एज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस आर कंसर्न, उस जमाने में भारत और अमेरिका के संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं हुए थे कि इंडिया कुड हैव समहाउ परसुएडेड अमेरिका कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली जो खालिस्तान के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही थी, पंजाब में जो टेररिज्म चल रहा था उसको चेक किया जा सके उसमें, और अमेरिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान का न्यूक्लियराइजेशन था जो चाइना के सपोर्ट से हो रहा था, उसके प्रति भी अमेरिका ने आंखें मूंद ली थी। तो एक टेसिट सपोर्ट अमेरिका का पाकिस्तान को था, और वो इसलिए था कि इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना और अमेरिका पाकिस्तान को प्रमोट किया करते थे। और आज भी कहीं ना कहीं वो विदेश नीति हमें चाइना की तो विशेष रूप से देखने को मिल ही रही है। अमेरिका भी आज इतने अच्छे संबंध यदि हम कहते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका वांट्स दैट इंडिया शुड बिकम द प्रेडोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया। नो, आई डोंट थिंक अमेरिका वांट्स दैट। अमेरिका ऑलवेज वांट्स टू maintain some kind of balance between India and Pakistan as far as South Asia is concerned. तो रजनी गंगवानी जी का क्वेश्चन, क्या आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया? आपने पूछा था कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर गांधी टू इंक्रीज इंडिया सॉफ्ट। हाँ, मैंने इस शाकिर साहब के उत्तर के साथ साथ रजनी के उत्तर प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास किया कि as far as terminology is concerned, terminology of international relations is concerned, the whole concept of soft power has emerged sometimes in early years of 21st century. लेकिन आज जो हम डायमेंशंस बताते हैं सॉफ्ट पावर होने के, राजीव गांधी जी ने उस समय में उन चीज़ों की बात करी थी, वो चाहे आईसीटी से रिलेटेड हो, चाहे वो पीपल टू पीपल डायलॉग से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन पावर के रूप में हो, और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है कि एज अ मॉरल एंड एथिकल पावर, एक ऐसा देश जो विश्व शांति, डिसआर्मामेंट इत्यादि की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है, तो ये सारे जो यार्डस्टिक हैं सॉफ्ट पावर के, वो उस समय भी राजीव गांधी उसकी बात करते थे। जैसा मैंने सार्क के संदर्भ में आपको बताया, नाम के संदर्भ में बताया कि उन्होंने पीपल टू पीपल डायलॉग के ऊपर आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट एक दूसरे के देशों में जाएं, जिससे कि एक माहौल में सुधार आता है। जब तनाव होता है तो उस तनाव को सुधारने के लिए कई बार ये संभव नहीं होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग किया जा सके, लेकिन ऐसी स्थिति में जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग नहीं हो सकता है तो हमें ये जो दूसरे लेवल की डिप्लोमेसी है उस डिप्लोमेसी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो राजीव गांधी जी ने उस चीज को भी काफी बढ़ावा दिया था, तो उस तरीके से सॉफ्ट पावर को बनाने की कोशिश की गई थी उस जमाने में। ये इलाहाबाद से डॉक्टर चंद्रेश पांडे जी जुड़ गए हैं, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडी के ये स्कॉलर हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए हैं। चंद्रेश जी कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करिए पहले अपने को। चंद्रेश जी कुछ पूछना चाहते हैं राजीव जी से रिलेटेड, राजीव गांधी के फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड? थोड़ा संक्षेप में अपना परिचय दे दीजिए, किस कॉलेज में है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर? मैं डॉक्टर चंद्रेश, आवाज आ रही है प्रमोद जी? ये पहले हमारे स्टूडेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं। जी चंद्रेश जी, मैं डॉक्टर चंद्रेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग, गणपत सहाय पीजी कॉलेज सुल्तानपुर। तो मेरा सवाल ये है कि राजीव गांधी की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक समग्र रूप से फॉरेन पॉलिसी अपनाई। इंटरनल पॉलिसी जो थी, इंटरनल जो समस्या थी उसको और एक्सटर्नल समस्या दोनों को लेकर, और जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में सरकार कहती है कि हम सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है कि राजीव गांधी के मुकाबले सुरक्षा समस्या देखिए और अभी की सुरक्षा समस्या देखिए, तो अभी की सुरक्षा समस्या ज्यादा है भारत की। तो हम क्यों नहीं राजीव गांधी के फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते, या उसकी नीति उस तरह के समय के आधार पर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कहाँ रुकावट है? ये गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से है कि हम राजीव गांधी को फॉलो करेंगे तो ये लगेगा कि हम कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, इस विचारधारा से नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और समस्या है? ये हमको जानना है। चंद्रेश जी, आपका
आपका जो प्रश्न है थोड़ा पॉलिटिकली लोडेड प्रश्न जरूर है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो थोड़ा बहुत अध्ययन भारत की विदेश नीति का मैंने किया है और कर रहा हूँ, उससे एक बात ये उभर कर आती है कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, the more you want to change the Indian foreign policy, the more it remains the same. जितना ज्यादा हम ये कहना चाहें कि भाई हम उनकी विदेश नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन यदि आप बारीकी से आज की विदेश नीति का भी विश्लेषण करें तो ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन भारत की विदेश नीति में आ गया हो। कुछ बातें जरूर हैं, पर उसके लिए मैं ये नहीं समझता कि the present political establishment is responsible for those changes in foreign policy. What has happened is that the global context has changed. जो शीत युद्ध का अंत हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, उसके साथ ही साथ जो नॉन अलाइनमेंट की यूटिलिटी थी, उपयोगिता थी या प्रासंगिकता थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो इसीलिए हम पाते हैं कि आज हम जो प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है वो इतना ज्यादा नॉन अलाइनमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात तो उससे पहले ही हो गई थी, जब नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे और उसके बाद हमारी जो विदेश नीति रही, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके। यदि परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हमारा गुटनिरपेक्ष रहना एक आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट तो प्रमोट करना आवश्यक था। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या था? हमारा नेशनल इंटरेस्ट था यह था कि ग्लोबलाइजेशन का या लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ है, उसमें कैसे हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज कर सकें। उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी के फोकस में थोड़ा बहुत चेंज इस रूप में आया है कि नाउ वी लुक मोर टुवर्ड्स द वेस्ट देन टुवर्ड्स द ईस्ट। ये जरूर परिवर्तन आया है, पर यह बात तो नेहरू जी की विदेश नीति में भी थी। नेहरू जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था कि भाई विदेश नीति तो इस आधार पर बनती है, विदेश नीति के ध्येय इस आधार पर निर्धारित होते हैं कि हमारा स्थायी हित क्या है, हमारे वाइटल इंटरेस्ट क्या है, उन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनती है। तो आज के संदर्भ में भी ये कहना चाहूंगा, साथ में ये भी शुभकामनाएं दे दीजिएगा। मैं सतीश राजीव गांधी जी की जो संजय लोढ़ा है, दो लोग उस समय के लिए उपयुक्त थी, और स्टूडेंट आज अगर चीजें बदल गई हैं, हम उसको एक मॉडल के रूप में आज मेरे को बार-बार लोग पूछ रहे हैं, जो भी चेंजेस आवश्यक हैं, जो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, वो हमें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं चीजें आज भी हो रही हैं जी, मोबाइल से इस बात को हमें समझना चाहिए। जी जी, और किसी का प्रश्न कोई? कुछ प्रश्न अभी चलाइए कि गिरीश जी का फोन आया था, वो जुड़ रहे हैं। तब तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अभिनीत, आवाज आ रही है? चलिए फिर अभी जुड़ने दीजिए उनको। नागेंद्र और अभिनीत, कोई मन में प्रश्न हो तो पूछिए तुरंत। नहीं, लगभग सभी सर ने ऐसा डीपली लेक्चर दिया है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, सब तो इसका मतलब प्रश्न नहीं है। हाँ। हम तब तक कंक्लूड करते हैं, और गिरीश जी जुड़ जाए तो आप बता दीजिएगा प्रमोद जी। ठीक है सर। अभी आप सब लोगों ने एक बहुत ही श्रद्धापूर्ण व्याख्यान सुना, जिसमें सभी आयामों को राजीव गांधी की विदेश नीति के समेटने की कोशिश प्रोफेसर कम समय में एक व्याख्यान के प्रोफेसर लोढ़ा जी ने की, और उन्होंने उस समय की राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से बात शुरू की, जब उन्होंने बागडोर देश की संभाली। सर भेज दिया सर, चेक कर लीजिए, लिंक दे और दिया। निश्चित रूप से वो नहीं व्हाट्सएप किया, जो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि थी वो बेहद चुनौतीपूर्ण, इसी पे लाइव है सर। पंजाब
फिर आने वाले दिनों में कश्मीर, असम या पूरा पूर्वोत्तर, खास करके मिजोरम, ये सारी जो समस्याएं थी, कहीं न कहीं जब दुनिया में, पहले भी मैंने ये बात आप लोगों से कही है कि उस दौर में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की तमाम नव स्वतंत्र राष्ट्रों की लोकतांत्रिक सत्ताएं और प्रगतिशील बहुत सारी जो समाजवादी राजनीतिक सत्ताएं थी, उनके पतन का दौर आपको दिखाई दे रहा था। तो उस दौर में भी वो सारी चुनौतियां भारत में मौजूद थी, जिनकी वजह से वहां, जिन पलितों की वजह से वहां राजनीतिक व्यवस्थाओं के ध्वंस का स्वर उभरता था, धर्मोन्माद का भी, इकोनॉमिक बैरियर्स का भी। लेकिन इन सब के बावजूद हमने अपनी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को बचाया था, बावजूद इसके कि लगता था कि अब फिर कभी इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पंजाब में, असम में, इन सब जगहों पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमारी सरवाइव करती है और इस सब का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। तो उनकी बड़ी चुनौतियां राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में थी, लेकिन इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत इफेक्टिव रोल उनका आता है और उनके विदेश नीति का स्वरूप जो उभर करके सामने आता है, इसको रेखांकित करने की, उसके विभिन्न आयामों को कोशिश प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी ने बहुत अच्छे विश्लेषण के साथ आपके सामने की। संभालने के 5-6 महीने बाद चीन भी जाते हैं, वो फिर सोवियत संघ की भी यात्रा करते हैं और कुल मिला करके एक रीजनल की जगह एक बिल्कुल इंटरनेशनल, अपने एक वैश्विक दृष्टि बहुत साफ दिखाई देती है, जहां वही दूसरी तरफ एक कंटिन्यूटी जो उनको विरासत में भारत की विदेश नीति मिली थी, उसके आधारभूत मूल्यों की एक निरंतरता भी हमको दिखाई देती है उनमें, चाहे वो गुटनिरपेक्षता का सवाल हो या शांति का सवाल हो या जिधर राजीव प्रकाश डाल रहे थे निशस्त्रीकरण का सवाल हो। बहुत पुरजोर ढंग से इन संदर्भों में उनकी विदेश नीति का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभर करके सामने आता है। उन्होंने जब जनरल असेंबली को यूनाइटेड नेशंस में संबोधित किया था, तो वो साफ साफ उन्होंने कहा था कि ये पूरी शताब्दी जो बीतने जा रही है, शताब्दी रक्तरंजित शताब्दी रही है। केवल 2 विश्व युद्धों में 4 करोड़ लोग मारे गए और पूरी शताब्दी में ये जो शस्त्रों का जखीरा खड़ा हुआ है, 10 करोड़ लोग इस शताब्दी में मारे गए। गिरीश सर वेटिंग रूम में है सर, एडमिट कर रहे हैं। हाँ, कर लीजिए आप। तो ये जब जखीरा हम खड़ा कर रहे हैं परमाणु शस्त्रों का, तो कभी न कभी तो इसका प्रयोग होगा। तो वो निशस्त्रीकरण की बात बड़े मजबूती से उन्होंने कही और वो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1954 के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जाता है और चीन गए तो उससे पहले जाने के कुछ ही दिनों पहले उन्होंने बाकायदा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके उसके बाद चीन की यात्रा उन्होंने की थी। बिल्कुल एक साफ मैसेज दे के गए थे, क्योंकि जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था अरुणाचल को उन्होंने, तो बहुत शोर शराबा हाय तौबा चीन की तरफ से, लेकिन वो चीन गए और वहां कई एक टेक्नोलॉजी को लेकर के, साइंस को लेकर के, सिविल एविएशन वगैरह को लेकर के बड़े महत्वपूर्ण समझौते चीन के साथ उनके हुए। जहां तक शकील जी प्रश्न कर रहे थे, उसका अच्छा उत्तर प्रोफेसर लोढ़ा ने दिया। अमेरिका की तरफ जो रुझान थी वो भी एक युग धर्म था, क्योंकि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट के रिफॉर्मेशन मूवमेंट में जब आगे चल के देख, सोवियत संघ तक टूट जाता है उसके कंट्रडिक्शंस में, चीन बचता है तो एक चौराहे में 10,000 आदमी मारा जाता है। तो उस दौर में जब राजीव गांधी 21वीं सदी के सपने की बात करते हैं, 15 साल पहले वो भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की बात करते हैं। अमेरिका में जब वो गए पहली बार, तो उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को जब संबोधित किया था तो साफ कहा कि भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन भारत एक युवा देश है और सारी दुनिया के युवाओं की तरह भारत के युवाओं की भी अपनी हसरत है
उनके भी अपने सपने हैं और वो सपना बहुत सफाई से, बड़े सुनियोजित ढंग से, एक सुनियोजित रणनीति के साथ उन्होंने देश के सामने बहुत पहले 21वीं शताब्दी से 1.5 दशक पहले परोसा कि हमको 21वीं शताब्दी के लिए अपने को बिल्डअप करने की जरूरत है। और वो आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक ताकत बनाना चाहते थे और उसकी एक बड़ी सुदृढ़ बुनियाद उन्होंने डाली। और आज जब सारी दुनिया के आईटी सेक्टर में भारत की प्रतिभाएं छाई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बुनियाद में बिला शक सबसे ज्यादा कोई है तो वो राजीव गांधी हैं। और आज ये जो आईटी का सेक्टर है, जो सूचना प्रौद्योगिकी का सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं भारत को एक विश्व गुरुत्व की आकांक्षा की तरफ आगे बढ़ता हुआ ले जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से जब सोवियत संघ भी वो गए तो वहां भी उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ निशस्त्रीकरण के मुद्दे उठाए और अमेरिका के से टेक्नोलॉजी आदि का पश्चिम की दुनिया से लाभ मिले, जो सकारात्मक पहलू थे ग्लोबलाइजेशन के, उसका लाभ मिले, जीडीपी हमारी उठे, ये जो मंसूबा था, इसके साथ सहयोग के दरवाजे उन्होंने खोले थे। अन्यथा जब वो प्रधानमंत्री नहीं रह गए थे, उसके बाद का जो थोड़े दिनों का दौर था, जब ईरान इराक का युद्ध चल रहा था, तो उस समय आप उनका रुख बिल्कुल साफ देख सकते थे। लगभग लड़ाई जहां चल रही थी वहां तक यात्राएं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो, उस समय पहुंच गए थे और साफ साफ कहीं ना कहीं इराक के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे वो। तो राय सर से हमारा अनुरोध है कि बता रहे हैं प्रमोद जी की गिरीश चोडंकर जी जो गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के साथ बहुत निकट तादात्म्य उनका शुरू से रहा है। जब वो एनएसवाई के इंचार्ज, आईसीसी के सेक्रेटरी के रूप में हुआ करते थे पिछले कम से कम 8 वर्षों से, और आज अब वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं अंत में उनसे उनका राजीव गांधी स्टडी सर्किल की तरफ से, उसके सभी शिक्षक साथियों की तरफ से और जो स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से और अपने चेयरमैन अशोक गहलोत जी की तरफ से भी उनका स्वागत करता हूं मैं और उनसे निवेदन करता हूं कि अंत में वो 2 शब्द कहें। आदरणीय गिरीश चोडंकर जी। या मैं मेरा एपोलॉजीज है क्योंकि मैंने आपका आपको डिस्टर्ब किया और सब काफी लोग सुनने में बिजी थे, तो मेरे आने से आपको मैंने डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और थोड़ी देरी से ज्वाइन होने के लिए भी माफी मांगता हूं क्योंकि आज हमारा एक प्रोटेस्ट था इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके गोवा में, तो मेरे 2 घंटे मैं उधर रह गया, नहीं तो मैं बहुत पहले आपके बीच में ज्वाइन हो पाता था। मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और इस घड़ी में जब हम फिजिकली नहीं मिल सकते, आपने बहुत अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया और जूम मीट करके आप अच्छा योगदान दे रहे हैं, शिक्षा दान कर रहे हैं और काफी चीजें राजीव जी के बारे में जो बहुत लोगों को मालूम नहीं, हमारे लोगों को भी मालूम नहीं कि आप ऐसे बातचीत के दौरान काफी महत्वपूर्ण बातें आप शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं संगठन की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि जिस संगठन में मैं भी बीच में कोशिश की कि इसको थोड़ा रिवाइव करें और एक्टिवेट करें और आप भी उस वक्त भी हमारे साथ जुड़े थे, तो मैं आपको और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं कि फ्यूचर के लिए कि ऐसे ही डॉक्टर प्रमोद बहुत एक्टिव हुआ इसमें, ये बहुत खुशी की बात है। उसको जो पकड़ है वो पकड़ लिया है उसने, उसका जो इंटरेस्ट है उसको मिल गया है मुझे लगता है राजीव गांधी स्टडी सर्कल के माध्यम से। और अशोक गहलोत जी और सब जो टीम है आपकी, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आप जो अपना कार्य जो है कोविड-19 के समय में भी आप बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, इसका पार्टी को बहुत बड़ा योगदान होगा, राजीव गांधी जी को भी
उसके काम के लिए भी बहुत योगदान होगा। इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। वो दिल्ली में, लेकिन राजीव गांधी स्टडी सर्कल ने मुझे याद किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गिरीश जी। सर, आप हम लोग के राजीव गांधी राजनीतिक स्टडी सर्कल को हमेशा मिलता रहा था, चाहे वो राजनीतिक सन 12 अभिभावक के हैं और उत्तर प्रदेश के सेमिनार ये रहे हो जो NSY के साथ मिलकर हुए थे तब से आज तक। इतनी व्यस्तता के बावजूद सर और आप आपने मतलब समय निकाला, ख्याल इसके रखे। लिए हम लोग आभारी हैं। हाँ, और गोवा के लिए भी एक करेंगे हम, जो गोवा में भी हमारा एक ये है, उसके लिए भी एक वेबिनार करके आप भी एक थोड़ा समय दे दो। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस समय हम लोग गिरीश जी, इस समय हम लोग गोवा में अपनी यूनिट मिस कर रहे हैं और कोई हायर एजुकेशन का किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टीचर आप मेरे साथ जोड़ दीजिए और एक स्टूडेंट भी। बिल्कुल एक किसी टीचर को फिर कोऑर्डिनेटर हम बना करके एक्टिविटीज वहां का विस्तार कर लेंगे हम। ठीक है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी ये करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद ज्ञापित करिए। सर, गिरीश सर का हम लोगों का आशीर्वाद मिला, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और सबसे अच्छी बात अभी PCC के चीफ हैं साउथ इंडिया में गोवा से, तो इतने व्यस्त समय में से हम लोगों को समय निकाल करके दिया और मैंने कई बार फोन किया, सर अच्छा लगा, अच्छे काम बैक किया और मतलब ये इतना आसान नहीं होता है कि तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, कौन एकेडमिक प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है और करना चाह रहा है। सर, आपका आशीर्वाद मिला, हम लोग बहुत अच्छा लगा और आपका जो हम लोग कहना चाहते थे कि हम लोग गोवा में अपनी एक प्रोग्राम और टीम चाहते हैं, वो आपने खुद ही कह दिया। ये हम लोगों के लिए और उत्साहवर्धक रहा सर, और इसके लिए हम लोग फिर आपसे जुड़ेंगे सर, और आप जुड़े हमसे, हमें अभी भी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि आप यात्रा में है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राय सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। राय सर कंटिन्यू कर रहे थे, हमने उनको बीच में इंटरप्ट किया, उसके लिए सॉरी। नहीं, बात पूरी हो गई थी मेरी, अब आप धन्यवाद ज्ञापित करो या फिर किसी से। और अब मैं देववर्धन जो दिल्ली से हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद करते हुए आपके प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा करें। देववर्धन की ये लगातार हम लोगों की जितनी भी एक्टिविटी है बहुत ही एक्टिव हैं देववर्धन जी। धन्यवाद प्रमोद सर, मेरी आवाज जा रही है? लेकिन देववर्धन से पहले अगर कोई सीनियर फैकल्टी मेंबर, तमाम लोग जुड़े हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता हो, राय सर एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। कोई अजय गर्ग साहब भी हैं हिमाचल से, अगर कोई भी अपनी कोई बात रखना चाहता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आपको ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? देववर्धन को बुलाने से पहले कोई भी अपनी कुछ इच्छा? ठीक है, पार्टिसिपेशन फॉर्म भर दीजिए। देववर्धन जी प्लीज कंटिन्यू। राय सर ने अगले प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया, मैं चाहता था कि 1 मिनट में बता दें, इसमें अनाउंस कर दें। राय सर अनम्यूट करिए अपने को। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अभिनीत, राय सर को अनम्यूट करो भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगला कार्यक्रम 9 तारीख को होगा, अगस्त क्रांति का दिन है वो जी। और उस दिन आप लोगों ने 9 तारीख तय की थी, लेकिन जब वो अगस्त क्रांति का दिन है तो उसी विषय पे चर्चा भी उस दिन की जाएगी। यद्यपि आप लोगों ने एक और विषय साइंटिफिक डेवलपमेंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया में रहा है, वो आपने जो तय किया, तो वो वो विषय भी आप लोगों ने चाहा था कि उस पर सुनने को मिले, और मैं प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी से उसके लिए निवेदन करूंगा और वो आगे उसका नियोजन मैं कर लूंगा। ठीक है। लेकिन 9 तारीख को हम लोग अगस्त क्रांति दिवस पे उस दिन पर चर्चा होगी। एक व्याख्यान न होके हम 2-3 लोगों को जोड़ेंगे, एक पैनल डिस्कशन सा होगा उस दिन। चैनिका जो दिल्ली कोऑर्डिनेटर है, डॉक्टर चैनिका भी जुड़ेंगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर राजीव वर्मा भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर। देववर्धन कंक्लूड करिए।
है ना? हाँ, अपना वीडियो ऑन करके। धन्यवाद प्रमोद सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही बिल्कुल। आ रही। सर्वप्रथम मैं आज के समारोह के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी, जिन्होंने अल्प सामयिक सूचना पर इस व्याख्यान श्रृंखला में सम्मिलित हुए, उनको समस्त छात्र सचिव की ओर से कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर, आज आप जिस तरह अपने सरल व आसान शब्दों में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति से संबंधित प्रत्येक पहलुओं और पक्षों की जो समझ हम लोगों में विकसित की, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। सर, हम सभी आपसे आशा करते हैं कि भविष्य में आपका इसी तरह का सानिध्य हमें मिलता रहे। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गिरीश चंदेलकर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली उनके पास समय के अभाव होने के बावजूद वो कुछ देर के लिए जुड़ के हमें शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं